हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक और एक धमाकेदार वीडियो जो कि वीट साइंस से रिलेटेड है और आपके AGTA, कैन सुपरवाइज़र और अदर एग्ज़ाम में इक्वली इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और आज हम बहुत ही जल्दी वीट साइंस को समझेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं उन पर चर्चा करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो टर्म वीट है वो किसने दिया था भाई? वीट टर्म जो है वो दिया था जेथ्रो टुल ने। इनको फादर ऑफ वीट साइंस भी बोलते हैं। फादर ऑफ वीट साइंस किसको बोला जाता है? जेथ्रो टुल को बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। वेरी गुड। वीट की परिभाषा देख लीजिए, क्या होता है? अनवांटेड जो मतलब आप जिसको चाहे ना। ठीक है, अनवांटेड, नॉक्सियस, खतरनाक, यूजलेस, बेकार और नकारात्मक इफेक्ट जिसका ह्यूमन की हेल्थ पर और उसके कार्यों पर पड़ता है उसको हम वीड बोलते हैं। तो ऐसा पौधा जो अनवांटेड हो, नॉक्सियस हो और जिसका इफेक्ट ह्यूमन की हेल्थ पर या वेलफेयर पर नकारात्मक पड़ता हो उसको हम वीड बोलते हैं। ओके, क्लियर। आते हैं कि टाइप्स ऑफ वीड, क्लासिफिकेशन हम देखेंगे जल्दी से जल्दी। तो कह रहे हैं कि ऑब्लिगेट वीड क्या है। पहला नंबर है ऑब्लिगेट वीड का, नाम ही है ऑब्लिगेट वीड। इन्होंने कहा है कि ऐसा वीड जो कभी भी वाइल्ड फॉर्म में ना पाया जाए, जंगली रूप में ना पाया जाए, इसको हिंदी में बोलेंगे अविकल्पी, जिसका कोई विकल्प ना हो, यानी एक ही जगह पाया जा रहा है केवल। ठीक है, जो एक ही जगह पाया जा रहा है उस वीड को क्या बोलेंगे? हम ऑब्लिगेट वीड बोलेंगे। ये हमेशा एग्रीकल्चर फील्ड में ही पाया जाता है, जैसे चीनोपोडियम, एनागलिस, कृष्णनील। तो चीनोपोडियम को आप याद रख लीजिए कि ये क्या है? ऑब्लिगेट वीड्स बोला जाता है इसको, यानी केवल ये एग्रीकल्चर में ही पाया जाएगा, जंगली फॉर्म में या जंगलों वगैरह में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये कृषि भूमि में ही पाया जाएगा, तो इसको ऑब्लिगेट बोलते हैं। दूसरा देखिए फैकल्टेटिव, इसका ऑब्लिगेट का जस्ट अपोजिट हो गया। फैकल्टेटिव माने होता है विकल्पी, जिसका विकल्प हो, यानी कि भैया अगर जंगली फॉर्म में नहीं हो तो भैया जब तक हम कृषि वाली भूमि को जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर लैंड और वाइल्ड लैंड दोनों में पाया जाता है। ठीक है, बोथ वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड हैबिटेट्स, यानी कि स्थानों पर ये पाया जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, आर्जिमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी। ठीक है, सत्यानाशी कैसा होता है भाई? सत्यानाशी देखा, इसके द्वारा दिल्ली में एक महामारी भी हुई थी, आप लोग पढ़ लेना इसको, सत्यानाशी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट मतलब कि पूर्ण तरीके से जो अपना पोषण या अपना जो भी भोजन है वो पौधे की जड़ से या अपने होस्ट की जड़ से प्राप्त करें तो उसको बोलते हैं टोटल रूट पैरासाइट। जैसे ओरोबैंकी, इसको ब्रूम रेप भी बोलते हैं। ठीक है, ये मस्टर्ड, टोबैको, चिलीज या ब्रिंजल में पाया जाता है। तो ऐसा पैरासाइट या ऐसा वीड जो अपने होस्ट के जड़ों से पूरी तरीके से उसकी जड़ों पर ही डिपेंड रहे तो क्या करता है? वो क्या कहलाता है? वो टोटल रूट पैरासाइट कहलाता है। तो ये एग्जांपल याद रखना। इसका एग्जांपल ट्रिक इसकी ये है कि टोटल रूट पैरासाइट में जितने प्लांट आएंगे वो सोलोनेसी के आएंगे, मोस्टली सोलोनेसी, और मस्टर्ड जो है इसको अलग याद रख लेना। बाकी कितने टोबैको, चिली, ब्रिंजल ये सब क्या है? ये सोलोनेसी फैमिली के प्लांट हैं। ठीक है, दूसरा है टोटल स्टेम। अब हमने रूट की बात करी, अब टोटल स्टेम पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे वीड्स जो कि पूरी तरीके से किसी होस्ट के तने से ही अपना भोजन प्राप्त करें। ठीक है, जैसे कसकुटा, एग्जाम्पल याद रखना कसकुटा का। इसको डोडर बोलते हैं। ठीक है, और ये किस पर रहता है? लूसर्न। किस पर परजीवी के रूप में रहता है? लूसन के पौधे पर रहता है। तो ये आएगा क्वेश्चन कि टोटल स्टेम पैरासाइट जो है उसका एग्जांपल होगा कसकुटा या डोडर बोलते हैं। ये किस पौधे पर या फसल पर रहता है? ये लूसन की फसल पर रहता है। ठीक है, दो ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तीसरा सेमी रूट। अब टोटल रूट पढ़ा था, अब सेमी रूट भैया आधी तरीके से, आधा रूप में, मतलब कुछ ना कुछ इसके पास है ऐसा मसाला जिससे ये अपना भोजन प्राप्त कर सकता है अगर इसको रूट ना मिले। जैसे इसके अंदर क्लोरोफिल हो सकता है तो अपना भोजन भी बना सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आधा भोजन जो है वो रूट से प्राप्त करेगा। तो इसको हम बोलेंगे सेमी रूट पैरासाइट। जैसे स्ट्राइगा, जिसको विच वीड बोलते हैं। स्ट्राइगा को क्या बोलते हैं? विच वीड। तो अगर स्ट्राइगा है या विच वीड लिखा है तो दोनों चीजें एक ही होंगी और ये सेमी रूट पैरासाइट कहलाता है। अच्छा, इसकी फसलें कौन कौन सी इस पर ही रहता है? सोरगम, मेज, मोस्टली C4 प्लांट याद रखना। सेमी रूट में स्ट्राइगा या विचवीड जो है वो C4 प्लांट में रहता है, सोरगम में। और टोटल रूट पैरासाइट में कौन था? उसमें सोलेनेसी थी, टोबैको, चिली, ब्रिंजल, ठीक है, और मस्टर्ड था।
लास्ट वन कौन सा है, सेमी स्टेम वाला। भैया हमने ये टोटल स्टेम तो कसकुटा डोडर पढ़ लिया, सेमी में कौन आएगा, लोरेंथस भैया आएंगे। लोरेंथस को डेंड्रोप्थी फेलिकेट बोलते हैं। ये मैंगो आम का यानी आम बोल सकते हो। दूसरा हम अगर आए ऑप्शन में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में यानी बागानी फसलों में जो पैरासाइट वीड्स लगता है वो होता है सेमी स्टेम या लोरेंथस बोलते हैं उसको, तो याद रहेगा ना लोरेंथस। ठीक, अब बात करते हैं कि ग्रासेस किसे बोलते हैं। जैसे वीड में भी भाई ग्रासेस तो होंगे ना। ग्रासेस आप जानते हैं ना, धान है, गेहूं, ये क्या है, सभी ग्रास है भाई, ग्रास फैमिली के हैं। तो उनकी संरचना कैसी होती है, सिलेंड्रिकल भाई, एक बेलनाकार होते हैं। उनका स्टेम जो होगा होलो होगा, खोखला होगा, ऐसा होगा सीधा बेलन की तरह, और अंदर कैसा होगा, खोखला होगा। ठीक है, सॉलिड नहीं होता है ये ग्रासेस। तो मोस्ट ऑफ द वीड्स जो होते हैं वो किस फैमिली में आते हैं, ग्रास फैमिली में आते हैं। इसका एग्जांपल एकिनोकोला, ठीक है, जंगली धान भी बोलते हैं इसको। फेलरिस माइनर है, ऐसा ही होता है, ये भी गेहूं का वीट है, गेहूं का मामा है ये। ठीक है, अब हमने ग्रास की बात कर ली, अब हम बात करते हैं सेजिस की। देखो सेजिस में क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, स्टेम जो है वो कैसा होगा, ट्राईएंगुलर। उसमें कैसा था ग्रास वाले में, उसमें था बेलनाकार। ठीक है, ट्राईएंगल त्रिकोणीय होगा, एक कोण ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ऐसा ऐसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, और इसमें नोट्स नहीं पाई जाएगी ऐसे बीच बीच में से, जैसे ये सिलिंड्रिकल वाला क्या होता था ग्रासेस में, यहाँ पे नोट्स है, फिर यहाँ पे नोट्स है, लेकिन ये कैसा होगा, सीधा होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। जैसे इसका एग्जांपल साइप्रस रोटेंडस, बहुत अच्छा एग्जांपल है, याद रखना। सेजिस में जो है साइप्रस रोटेंडस यानी कि मऊथा बहुत खतरनाक कीड़ा है, सॉरी कीड़ा हम बोल रहे हैं, बहुत खतरनाक वीड है यार ये। आप लोग देखे होगे फील्ड पे जाकर तो देखना, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी होती है कि आप इसको नष्ट करना ही मुश्किल होता है। कोई भी ऐसा केमिकल वगैरह खरपतवारनाशी इसको जल्दी से नष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, कहने ब्रॉड लीफ वाले कौन से होते हैं, तो भैया ब्रॉड लीफ मतलब क्या हो गया, जिनकी चौड़ी पत्ती होगी तो उनकी जड़ें कैसी होंगी, मूसला आकार जड़ें होंगी, जो गहराई में जाती होंगी, जमीन के अंदर जाती होंगी, ऐसे तिकोनी होंगी। ठीक है, तो टैप रूट माने मूसला जड़ें। और जितने भी डाइकॉट्स हैं, द्विबीजपत्री यानी कि जितनी भी दलहन हैं वो सब कैसी होंगी, ब्रॉड लीफ वाली होंगी, टैप रूट होंगे। तो ऐसे खरपतवार जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, उनकी जड़ें मूसलाकार या टैप रूट होती हैं, वो द्विबीजपत्री होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है चीनोपोडियम एल्बम यानी कि बथुआ। ठीक है, तो बथुआ कैसा है, ब्रॉड लीफ वाला है। अब अच्छा है, इसके अपोजिट अब देख लेते हैं, खरीफ में देखते हैं। खरीफ वाले कौन से, देखो अमारंथस याद कर लो, एक साइप्रस भी मौथा याद कर लो, यूफोर्बिया मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लहसुआ देख लो, डाइजेनेरिया अर्वेंसिस, धतूरा है, ये खरीफ सीजन के वीट्स हैं। चलिए रबी वाले वीट्स कौन कौन से होते हैं, तो रबी वीट्स देख लीजिए। रबी वीट्स में आपका एनागेलिस अर्वेंसिस, इसको कृष्ण नील बोलते हैं। ठीक है, कृष्ण नील किसको बोलते हैं, एनागेलिस अर्वेंसिस को। आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानासी हो गया, कानवाल्वुलस अर्वेंसिस ये क्या हो गया, हिरनखुरी हो गया, चीनोपोडियम बथुआ, डेस्मोडियम तिनपतिया, कसकुटा रिफ्लेक्सा, तो इसमें एनागेलिस हो गया, और ये कन्वॉल्वुलस हो गया, चीनोपोडियम, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद है कि रवि के वीट्स हैं। तो खरीफ के कौन से हैं, रवि के कौन से हैं, आपको मैंने बता दिया। 2-3 बार आप इनको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। और मोस्टली इनके जो चित्र हैं गूगल वगैरह से इनके फोटो देख लीजिएगा, या ऐसा करिए प्रैक्टिकल, अभी जो सीजन चल रही है खरीफ की, तो एक बार खेत पर चले जाइए, धान के खेत में देख लीजिए कि भाई वहाँ पर दूब घास कैसे दिख। कह रहे हैं रिलेटिव वीट्स कैसे होते हैं, भैया रिलेटिव देखो नाम ही है रिलेटिव, मतलब आपके कोई संबंधी। तो जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, राइस इन व्हीट फील्ड, यानी गेहूं के खेत में अगर धान का पौधा उगाए तो उसको रिलेटिव वीट्स बोलेंगे। मतलब सीजन चल रही है धान की, उसमें गेहूं का पौधा आ जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, रिलेटिव वीट्स कहलाएगा। तो यहाँ पर रिलेटिव का मतलब से आप क्या समझ रहे हो भाई, फैमिली से आ रहा है यहाँ पे, मतलब क्या आ रहा है, फैमिली से आ रहा है, कि फैमिली क्या है बस सेम होती है और सीजन जो है वो अलग अलग होती है। तो यार भाई धान जो है अगर वो गेहूं के उसमें उगा है तो भाई फैमिली तो दोनों की पोएसी है ना, ग्रेमनी है, तो तभी तो कह रहे हैं रिलेटिव वीट्स कह रहे हैं इसको। ठीक है, एब्सोल्यूट वीट्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट भैया ये क्या होंगे कि जैसे साइप्रस रोटेंडस को यानी मौथा को बोल दिया, भाई ये एब्सोल्यूट है, मतलब इनका और कोई उपयोग नहीं है, ये नुकसान पहुंचाएंगे। आप सोचो कि हम इनसे कोई औषधि बना लें या इनको बेचकर कुछ लाभ कमा लें, या आपके लाभ में कोई भी काम नहीं आते हैं, यानी इनका कोई भी तरीके से हम इसका उपयोग नहीं कर सकते ऐसे वीट्स का, तो उनको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट वीट्स बोलेंगे। ठीक है,
चलिए रोग क्या होता है? अब भाई रोग बीमारी मत समझना, रोग जो होता है मतलब ये इसमें क्या होता है वीट साइंस में कि ऑफ टाइप क्रॉप वैरायटी होती है। जैसे आपने क्या किया, धान की कोई वैरायटी लगा दी आपने, नरेंद्र है या कोई भी वैरायटी लगा दी, अब उसमें धान की तो कोई दूसरी वैरायटी उगा है, ठीक है, तो एक वैरायटी में दूसरी वैरायटी जब उगाती है, उसके कुछ पौधे उगाते हैं दूसरी वैरायटी के, जैसे गेहूं है, गेहूं की आपने कोई सोनालिका प्रजाति लगाई है उसमें, ठीक है, अब सोनालिका प्रजाति में HD 2009 प्रजाति के कुछ पौधे आ जाएं तो वो क्या कहलाएंगे? रोग कहलाएंगे। मतलब यहाँ पे फसल की प्रजाति बदल जाए, यानी उसमें कुछ दूसरे पौधे आ जाएं उसी अलग प्रजाति के, लेकिन फसल सेम होगी। गेहूं है तो गेहूं तो सेम रहेगा लेकिन उसकी प्रजाति अलग रहेगी, तो उसको क्या बोलोगे आप? रोग बोलोगे, ठीक है। अच्छा, मिमिक्री बीट्स, लोग कहते हैं ना, आपने स्टैंड अप कॉमेडियन देखे होंगे तो बहुत से कॉमेडियन हैं एक दूसरे की या बड़े बड़े एक्टरों की नकल करते हैं, उनकी आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? मिमिक्री होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? मिमिक्री बीट्स की बात हो रही है। तो मिमिक्री बीट्स क्या होते हैं? सिमिलर इन एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, मतलब बाहर से देखने में आपको बिल्कुल हूबहू फसल की तरह दिखाई देंगे। जैसे गेहूं का मामा, फेलरिस इन व्हीट, वाइल्ड राइस और राइस। तो याद हो जाएगा आपको, आई थिंक कि बहुत ही अच्छा है कि मिमिक्री बीट्स कैसे होंगे, देखने में एकदम हूबहू आपकी फसल की तरह होंगे, लेकिन उससे करेक्टर अलग होंगे, जल्दी पक जाएंगे या उनकी ग्रोथ जल्दी होगी, तो इन तरीकों में वो अलग होंगे, लेकिन दिखने में सेम, यार धोखा खा जाओगे आप। तभी तो कहते हैं गेहूं का मामा, फेलरिस माइनर, भाई गेहूं का मामा है, यानी कि मिलता जुलता है, बिल्कुल मिमिक्री बीट्स है। वॉलंटियर बीट्स की, वॉलंटियर मतलब अपनी इच्छा से। होता क्या है कि जैसे आपने गेहूं की क्रॉप्स बोई, उसके बाद आपने क्या किया, गेहूं के बाद अगली सीजन में आपने चना बो दिया। अब जब आपने अगली साल चना बोया था तो पिछली साल वाला जो गेहूं है उसके कुछ सीड जो थे वो उसी जमीन में रह गए, और जब उसकी सीजन आई, भाई सर्दियां आई, तो वह गेहूं जो था टेम्परेचर पाकर उसके बीज क्या हुए, उग गए। कि नॉक्सियस वीड्स क्या होता है? नॉक्सियस वीड्स मतलब इनको डिक्लेयर कैसे कर दिया? अनडिजायरेबल डिक्लेयर कर रखा है, एक्सट्रीमली नॉक्सियस हैं और पॉइजनस हैं बाय द लॉ। जैसे पार्थेनियम, कांग्रेस घास, ठीक है, पार्थेनियम स्टेरोफोरस यानी कांग्रेस घास को कैसा माना जाता है? नॉक्सियस वीड। अगर आसान भाषा में ये समझो कि नॉक्सियस वीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, बहुत जल्दी फसल को नष्ट कर देते हैं, और ह्यूमन में मतलब बहुत ज़्यादा एलर्जी या बीमारी फैलाते हैं। जैसे पार्थेनियम की बात कर लो तो ये त्वचा रोग, श्वसन रोग, ये सब फैलाता है। कौन? पार्थेनियम। तो ये नॉक्सियस है। तो नॉक्सियस समझ गए कि बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, आक्रामक होते हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, और मनुष्य में बहुत तरह तरह के रोग फैलाते हैं। तो उन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? नॉक्सियस वीड्स बोलते हैं, ठीक है। पार्थेनियम का अच्छा एग्जाम्पल है। टॉप वीड कॉम्पिटिशन। अब देखिए हमारा जो वीड्स है वो क्रॉप से भाई नुकसान कैसे कैसे पहुंचा सकता है। तो जब हमारी फील्ड में वो पाया जा रहा है तो किस तरीके से वो कंपटीशन पैदा कर रहा है, किन किन चीज़ों के लिए, वही हम जानेंगे इसमें। देखिए पहला है फॉर न्यूट्रिएंट। अब आप जो भाई उर्वरक दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, उनमें भी ये भाई कंपटीशन कर रहा है। ये करता क्या है कि मोर एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट देन क्रॉप। भाई क्रॉप से आपकी सबसे ज़्यादा उस जितना वो ले रही है अपने अंदर नाइट्रोजन या यूरिया जो भी है, उससे तेजी से कौन ले रहा है? ये ले रहा खरपतवार। तो इसके अंदर क्या है भाई, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्रॉप से ज़्यादा होती है। और क्या कहता है कि इन बिगिनिंग द वीड एब्जॉर्ब मोर या एक्सेस न्यूट्रिएंट्स बिकॉज मेजोरिटी ऑफ एनुअल वीड्स completes its life cycle within 50 to 60 days whereas crops takes 100 to 130 days। जो वीड है एनुअल होता है तो इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है? 50 से 60 दिन में पूरी हो रही है। अब 50 से 60 दिन में जो भैया पौधा अपनी लाइफ साइकिल पूरी करना चाहता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा भोजन चाहिए शुरुआती अवस्था में। तो ये शुरुआतों में 15 से 25 दिन की स्टेज में इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है कि फसल का जितना होता है भाई भोजन वो अपने आप ले लेता है। तो फसल क्या होती है? कमज़ोर पड़ जाती है। और इसके विपरीत जो फसल हमारी है वो 100 से 130 दिन में अपना वो मतलब जीवन चक्र पूरा कर रही है। तो कहीं ना कहीं भाई ये धीरे धीरे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी, स्लो करेगी। लेकिन जो वीड है हमारा वो जल्दी हमारी लाइफ साइकिल को पूरा कर रहा है 50 से 60 दिन में। तो ये क्या करेगा? उससे क्रॉप से जल्दी वीड को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कहना है कि सम वीड्स एक्टिवेट डीनाइट्रिफिकेशन
जैसे नट सेज जो वीड्स होते हैं वो डिनाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रोजन, जैसे यूरिया डाली हमने तो पौधे जो है उस यूरिया में से नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में लेते हैं, आपने पढ़ा होगा। अब इस नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल के नाइट्रोजन में बदल दे रहा है, तो डिनाइट्रिफिकेशन हो रहा ना। तो कुछ वीड्स जो होते हैं वो डिनाइट्रिफिकेशन की क्रिया करते हैं, जैसे नट सेज, याद रहेगा। अब दूसरा कंपटीशन किस लिए करते हैं भाई? वाटर के लिए करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, पानी के लिए भी तो करेंगे, उन्हें भी तो पानी चाहिए। तो कह रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो रेशियो है वो किसका हाई होता है? वीट का हाई होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा भाई पानी लिया और पत्तियों से ज़्यादा उड़ा दिया हवा में, तो भैया ज़मीन में तो कमी हो जाएगी ना इस चीज़ की। तो कहीं ना कहीं इनका ट्रांसपायरेशन रेशियो जो होता है वीट का हाई होता है। जैसे साइनोडॉन डैक्टिलॉन, दूब घास होती है, इसका साथ मैंने 813 लिख रखा है, तो ये देख लेना, ठीक है। मोर वाटर अपटेक बाई वीड्स, सबसे ज़्यादा इनके द्वारा वाटर को ग्रहण किया जाता है। अब देखते हैं लाइट के लिए कंपटीशन कैसा है। PAR मोर इन वीड्स। PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब जो प्रकाश सूरज से मिल रहा है उसमें से कितना प्रकाश जो है जो पौधे अपने भोजन के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जो जनरली जो होता है वो 400 से 700 nm नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो ये रेंज याद कर लेना, 400 से 700 जनरली पौधे, चाहे हमारी फसल हो चाहे वीड्स हो, ठीक है, उनका जो PAR होगा वो ये होगा। तो ये किस केस में ज़्यादा हो जाता है? वीड्स में ज़्यादा हो जाता है भाई। जब वीड्स का ये ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करेगा और पत्तियाँ उसकी ज़्यादा जल्दी से वृद्धि करेंगी, जो मेन फसल को हमारी छुपा लेंगी। तो क्या होगा? ना मेन फसल को हमारी हवा मिल पाएगी, ना प्रकाश मिल पाएगा, तो भोजन ही नहीं बना पाएगी फसल हमारी, तो क्या होगी? कमज़ोर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। चलिए, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वेरी लो डिप्लेटेड बाई वीड। अब ये कहना है कार्बन डाइऑक्साइड भाई इसके द्वारा ग्रहण तो करी जाती है, लेकिन इसके द्वारा जो निकाली जा रही है खरपतवार के द्वारा वो कम से कम निकाली जाती है। जैसे मोस्टली जो वीड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो C4 का होता है। अब C4 प्लांट आपने पढ़े होंगे, जैसे गन्ना है, मक्का है, तो भैया जो कैसे होते हैं? इनका बायोमास ज़्यादा होता है, यानी वृद्धि ज़्यादा होती है, वजन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये C4 नेचर के होते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तरीके से यूटिलाइज करेंगे, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो भोजन भी ज़्यादा बनाएंगे। तो जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि कच्चे पदार्थ के रूप में हम H2O और CO2 पौधा यूज करता है, इनसे ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, यही तो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनाते हैं पौधे। तो भैया जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिल रही है तो C4 प्लांट में ये मैकेनिज्म पाई जा रही है कि वो CO2 को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं और भोजन ज़्यादा बनाएंगे, तो बायोमास जो बढ़ जाता है, जैसे गन्ना है, मक्का है। तो मोस्टली यहाँ पे बात हो रही है वीड्स की, तो वीड्स भी ज़्यादातर जो होते हैं वो C4 नेचर के होते हैं। तो जब C4 नेचर के होंगे तो CO2 ज़्यादा लेंगे। अब हमारी फसल को भैया CO2 मिल नहीं रहा, यही ले रहे हैं सब, तो क्या होगा? वो कमज़ोर हो जाएगी, भोजन कम बनेगा, तो प्रोडक्शन हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एलिलोपैथिक इफेक्ट, भैया एलिलोपैथिक इफेक्ट क्या होता है? भाई जो वीड्स हैं वो अपनी जड़ों से या पत्तियों से कुछ ना कुछ हानिकारक केमिकल रसायन छोड़ते रहते हैं भूमि में, जिससे क्या होता है जो हमारी फसल होती है उसमें ये जाकर नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी जर्मिनेशन को प्रभावित कर देते हैं, उसकी वृद्धि को प्रभावित कर देते हैं। तो क्या होगा भाई? ये एलिलोपैथिक इफेक्ट कहलाएगा। एग्रोपायरॉन रिपेंस है, सोरगम हेल्पेंस है, ये सोरगम हेल्पेंस याद रखना आप, लेंटाना कैमरा याद रखना, साइप्रस याद रख लेना बस, ठीक है। तो ये क्या है? देखो एम्ब्रोसिया, देखो एग्जांपल दिया है, एम्ब्रोसिया रिड्यूस जर्मिनेशन इन वीट, ओट, टोमेटो एंड लूसन। तो एम्ब्रोसिया जो है वो क्या कर रही है? जर्मिनेशन को कम कर दे रही है वीट में, ओट में, टोमेटो में, लूसन में, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? एलिलोपैथिक इफेक्ट कहलाता है वीट का। अब वाइल्ड ओट क्या है? ठीक है, जैसे वाइल्ड ओट मतलब जंगली जई, ये क्या है? 8 to 4 लीफ स्टेज टॉक्सिक टू वीट, मतलब एलिलोपैथिक इफेक्ट में ये एग्जांपल है वाइल्ड ओट का, कि जब इसकी 2 से 4 पत्तियों वाली अवस्था चल रही होती है वाइल्ड ओट की, तो ये वीट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक और जहरीली मानी जाती है, विषैली मानी जाती है। दूसरा एग्जांपल एलिलोपैथिक इफेक्ट में एविटिलॉन का दिया है। एविटिलॉन को कंगी वीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग एक बार देख लेना। एविटिलॉन वीड जो है वो कर क्या रहा है कि डिक्रीज वाटर स्टेटस इन सोयाबीन में यह पाया जा रहा है, और ये क्या कर रहा है? वाटर को डिक्रीज कर रहा है, यानी वाटर लेवल को कम कर देता है,
ठीक, क्रिटिकल पीरियड जो होता है क्रॉप वीट कंपटीशन का वो कितना होता है, 30 दिन का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कि जो पीरियड है क्रॉप वीट वाला कंपटीशन का वो कितना माना जाता है। सबसे ज़्यादा वीट का जब कंपटीशन करते हैं 30 से 35 दिन में, ठीक है। तो ये रेंज भी याद कर लेना, 30 से 35 दिन, या 30 दिन हो तो 30 दिन लगाएंगे आप, ठीक है। एनुअल लॉस ड्यू टू वीट्स, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि वार्षिक जो नुकसान है, हानि है वीट्स के द्वारा वो कितने परसेंट होती है, 30 से 40% तक ये हानि होती है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन, अब देखो ये कैसे अपनी वृद्धि करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचते कैसे हैं, ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखो ये सीड्स के द्वारा भी जाते हैं, ये प्रोपेग्यूल्स मतलब कह रहा है कि कोई वानस्पतिक जड़ है, तना है, पत्ती है, इसके द्वारा भी इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। दूसरा कह रहे हैं कि दोनों के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। तो सीड्स और प्रोपेग्यूल्स दोनों के द्वारा होता है। स्थान से दूसरे स्थान पर डिसेमिनेट या कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, ये कह रहा है डिसेमिनेटेड बाय 3 वेज, 3 तरीके हैं। पहला कह रहे हैं कि जो मदर प्लांट है जिसमें ये हैं उसके बीज उसी के नियर गए, यानी आइदर फॉल नियर द मदर प्लांट, मतलब मदर प्लांट के पास ही गिर जाए तो वहीं पे भाई ये पहुंच गए, ठीक है, बिल्कुल नज़दीक गिर गए। दूसरा ट्रेवल और लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब भैया यात्रा के द्वारा कोई लिए गया, कोई मनुष्य, पक्षी, जानवर, हवा, पानी, तो ट्रेवल भी कर सकते हैं। दूसरा ट्रेवल विद एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, अब भाई हमने फसल कटाई और फसल कटाई तो उसमें वीट भी कट गए, उसके बीज भी उसी में मिक्स हो गए, तो हमने क्या किया, अब ये बीज हमारा भरकर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पहुंच गया है, दिल्ली पहुंच गया, तो भैया हुआ दिल्ली में भी तो ये पहुंच गया ना। तो इस तरीके से भी ये ट्रेवल करते हैं। तो 3 तरीके से ट्रेवल करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे एजेंसी या कारक होते हैं जो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। एजेंसीज कौन सी हैं? सबसे पहले इनमें हम देखेंगे भाई, एजेंसी से पहले कुछ इसमें ऐसे मॉडिफिकेशन होंगे ना जो ये किसी के साथ भी चले जाएं तो वो इनके स्ट्रक्चर में कैसे मॉडिफिकेशन या बदलाव आते हैं जिससे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, हम जानेंगे। जैसे ये कह रहे हैं स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में क्या आता है, सेकेड फ्रूट्स। अब सेकेड फ्रूट्स क्या होते हैं भाई? सेकेटिक फ्रूट्स है, सेकेड फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स जिनके चारों तरफ एक थैलीनुमा संरचना बन जाए। थैलीनुमा संरचना बन जाएगी तो हवा क्या होगी, इसमें भरेगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आसानी से पहुंच जाएंगे, तो ये सेकेटिक होता है। दूसरा विंग्ड, अब ऐसे फ्रूट्स या बीज जिनके चारों तरफ कुछ पंख बन जाएं, पंख, अब पंख बन गए तो क्या होगा भैया, हवा लगेगी, ये उड़ जाएंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। दूसरा पैरासूट फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जिनके चारों तरफ कुछ ऐसे रोएदार पाए जाते हैं बाल, से ये फ्रूट्स है, इसके चारों तरफ ये रोएदार गुच्छेदार बाल पाए जा रहे हैं। अब क्या होगा, ये क्या काम करेगा, ये जब हवा लगेगी तो ये पैरासूट की तरह धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो आप कितना तगड़ा प्रकृति ने बना रखा है भाई इन लोगों को जिंदा रखने के लिए, कि सेकेटिक थैलीनुमा बना दो, पंख लगा दो, पैरासूट बना दो इनका, ठीक है। प्लम्ड फ्रूट्स हो गया, हुक लगा दो, हुक, अब हुक लगा होगा या स्पाइन कांटे लगे होंगे तो क्या होगा, चिपक के एक जगह से दूसरी जगह। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग क्या करते थे, कहीं जाते तो झाड़ियों उड़ियों में एक वो छोटी छोटी सी होती थी ना जिनके चारों तरफ एक हुक लगे होते थे, हरी हरे कलर की होती थी, वो चारों तरफ वो जो उठा के हम एक दूसरे अपने मित्रों के ऐसे फेंक कर मारते थे, वो चिपक जाते थे। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारी एजेंसीज में स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होते थे, कि उनमें विंग्ड हैं, पैराशूट हैं या हुक हैं, स्पाइन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के द्वारा ये पहुंच जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन के द्वारा ये देखिए लिखा है जॉनसन ग्रास जो है इंट्रोडक्शन के द्वारा गई। मतलब इंट्रोडक्शन क्या होता है कि किसी पौधे का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को जहां वो पहले से नहीं पाया जाता था, तो इस प्रक्रिया को इंट्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको, जॉनसन ग्रास याद कर लेना इसमें। दूसरा है इम्प्योरिटीज इन क्रॉप सीड्स इन फीड स्टफ। जब हम क्या करते हैं भाई, क्रॉप सीड्स में क्या होता है, बहुत से खरपतवार के बीज मिल जाते हैं, तो भाई जब खरपतवार के बीज हम कटाई उटाई करते हैं या मड़ाई करते हैं तब उस समय ये इम्प्योरिटी या अशुद्धता में आ जाते हैं। दूसरा हम जब जानवरों को खिलाते उलाते हैं तब भी ये आ जाते हैं, या हम खुद खाते हैं, ठीक है, तब भी ये जो होता है ये वीट जो है वो आ जाते हैं। तीसरा थ्रेसिंग एंड कल्टीवेटिंग मशीन, जब हम थ्रेसिंग करते हैं या कल्टीवेशन करते हैं तब भी ये क्या होता है, ये आकर मिल जाते हैं। नेक्स्ट मैन्यूरिंग, FYM कंपोस्ट वगैरह में भी ये इस तरीके से भी भाई इनका डिसेमिनेशन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है। तो नेक्स्ट करना है वाई विंड, जैसे कनाडा थिसल, तो याद रखना कि विंड के द्वारा जो डिसेमिनेटेड होता है वो वीड होता है कनाडा थिसल।
फिर क्या है, वाटर इरिगेशन के द्वारा, भाई आप सिंचाई कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, तब भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब ये कह रहे हैं एनिमल्स के द्वारा जैंथियम, ठीक है, जैंथियम है, ये क्या होता है, एनिमल्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। अब ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, जैसे फेलरिस माइनर है, भाई हम ही लोग क्या करते हैं कि एक स्थान से तोड़कर दूसरे स्थान पर से ले जाते हैं तो मिल जाता है, या हमारी फसल में वो मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई मिमिक्री वीट से हम पहचान भी नहीं पाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वीट कंट्रोल, ठीक है। अब वीट कंट्रोल में हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे देखो दो तरीके का होता है वीट कंट्रोल, एक तो प्रिवेंटिव मेथड होता है, दूसरा होता है क्यूरेटिव या रेमेडियल मेथड। अब ये प्रिवेंटिव मेथड क्या होता है, भैया हम खेत में आने ही नहीं देंगे, हम उसको ग्रो करने ही नहीं देंगे, उससे पहले ही हम उसको मार देंगे, रोक देंगे, तो ये बोलते हैं प्रिवेंटिव मेथड। और क्यूरेटिव मेथड क्या हो गया, भाई हमारे खेत में आ गया लेकिन अब हम क्या करें, तो अब हम जो करेंगे मेथड वो होता है क्यूरेटिव या रेमेडियल मेथड, ठीक है। तो ये दोनों मेथड होते हैं। इन दोनों मेथड में कौन कौन सी चीज़ें या तरीके हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए प्रिवेंटिव में बोल रहा है कि टाइम के हिसाब से क्या होता है कि आप प्रिवेंट इन्फेस्टेशन प्रायर टू वीड जर्मिनेशन, मतलब जैसे जर्मिनेशन होने से पहले ही, आपको पता है कि अब जर्मिनेशन हो जाएगा तो उससे पहले उसको ख़त्म कर दीजिए, रोक दीजिए। तो ये टाइम के हिसाब से हो गया, भाई समय अभी है हमारे पास कि हाँ पता है हमको जर्मिनेशन होगा आने वाले समय में 2 महीने बाद, तो 2 महीने पहले ही उसको हमने उपाय अपना लिया। दूसरा स्पेस, अब जगह के हिसाब से कि इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है ना, भैया हम कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह अपनी फसल ला रहे हैं तो देख लेना कि इसमें वीट तो मिला हुआ नहीं है, कोई वीट तो साथ में नहीं आ रहा, तो ये इंट्रोडक्शन या स्पेस के द्वारा हम इसको रोक सकते हैं। दूसरा देखो क्रॉप मैनेजमेंट तरीके, मान लो हम गहरी जुताई गर्मी में कर दें और साफ़ सफाई रखें, दूसरे वीड्स को उसकी नालियों पे, झाड़ियों और मतलब मेड़ों पे ना उगने दें, तो ये क्रॉप मैनेजमेंट के द्वारा कर सकते हैं। वीड फ्री क्रॉप सीड्स करें, हम जो भी हमारा वीड, हम जो बीज हम सीड्स को यूज कर रहे हैं उसमें देख लें कि भाई वो उसमें कोई वीड तो मिला हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरा सीड सर्टिफिकेशन, अब सीड सर्टिफिकेशन मतलब क्या होगा कि आप जब भी बीज यूज करें बुआई के लिए तो वो सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए वीड लॉज भी हैं। अब वीड लॉज, जैसे कोई भी वीड लॉ ऐसा नहीं है कि नो वीड लॉ इन इंडिया, इंडिया में कोई भी वीड लॉ नहीं है, लेकिन जो कर्नाटका है वहाँ पे पार्थेनियम को यानी कांग्रेस घास को एक नॉक्सियस वीड को डिक्लेयर कर रखा है कानूनी तौर पे। तो ये क्वेश्चन आता है कि कर्नाटका में किस वीड को नॉक्सियस घोषित कर रखा है, तो आपका आंसर होगा पार्थेनियम स्टेरोफोरस यानी कांग्रेस घास, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रिवेंटिव मेथड। अब हम बात करेंगे किसकी, क्यूरेटिव या रेमेडियल। अब मतलब हमारी खेत में वो है पहले से उपस्थित, अब भाई उपस्थित हो गया, अब नहीं भाई रोक पाए हम उसको, तो अब क्या करेंगे, क्यूरेटिव मेथड अपनाएंगे। जैसे ये कह रहे हैं इरेडिकेशन, इरेडिकेशन मतलब मूल नाश होता है या उखाड़ कर पूरी तरीके से नष्ट कर देना, ठीक है। तो इरेडिकेशन में क्या होगा कि डिस्ट्रॉइंग इन इनिशियल स्टेज, शुरुआती अवस्था में जब छोटा है बिल्कुल जर्मिनेट हुआ है तभी आप उसको निकाल कर खुरपी से या कैसे भी या रसायन के द्वारा नष्ट कर दीजिए, तो ये भी इरेडिकेशन होगा। इरेडिकेशन मतलब समूल नाश, पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। दूसरा देखो डीजनरेटिंग बाय फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन मतलब ऐसे रसायन वीडिसाइड जो कि जिनका धुआं उड़ता है यानी कि जो धुएं के रूप में काम करते हैं, फ्यूमिगेशन मेथड कहलाता है। फ्लडिंग, पानी भर दीजिए, ठीक है, नष्ट हो जाएंगे। हीटिंग, भाई धूप ज़्यादा दे दीजिए, गर्मी दे दीजिए। अदर मेथड, तो ये इरेडिकेशन का मतलब ये हो गया कि इन सब मेथड को अपनाकर आप पूरी तरीके से जो आपके पास वीड उपस्थित हैं खेत में उनको नष्ट कर दीजिए, इरेडिकेशन कहलाता है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देना इरेडिकेशन कहलाता है। अब दूसरा इसमें आता है कंट्रोल। भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, संख्या को, भाई वीड इतना हो कि भाई अगर हमारी फसल में है भी तो नुकसान ना पहुंचा पाए, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म ना हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंट्रोल तो हो जाए, तो वही कह रहा है यहाँ पे कंट्रोल मेथड। इसमें आता है कल्चरल मेथड, दूसरा बायोलॉजिकल, तीसरा केमिकल मेथड। अब हम कल्चरल और बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। कल्चरल मेथड, देखो कल्चरल मेथड वैसा मेथड है जो हम अपने खेत में अपने जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस यूज़ करते हैं उसके हिसाब से। जैसे इसमें क्रॉपिंग है, क्रॉपिंग एंड हस्बेंड्री, इकोलॉजिकल मेथड्स को बोलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जो क्रॉप है हम किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, हमारी गर्मी की गहरी जुताई हुई ना हुई, मेड़ों की साफ़ सफाई हुई ना हुई, ठीक है, सीड सर्टिफाइड है या नहीं है, इरिगेशन कैसे करना है, तो ये सब क्या होगा कल्चरल प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। दूसरा
इसमें आएगा सिलेक्टिव स्टिमुलेशन। मतलब हम जो हमारे सिलेक्टिव, सॉरी एक मिनट, ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे है सिलेक्टिव स्टिमुलेशन हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, हाँ सिलेक्टिव स्टिमुलेशन हो गया। बुशनिंग नहीं है यहाँ पे, ब्लाइंड आएगा, ठीक है, ब्लाइंड कल्टीवेशन हो गया, जैसे अंधी गुड़ाई कहते हैं, जो गन्ना में की जाती है फसल के जर्मिनेशन से पहले ऊपर की पपड़ी को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेल सीड वेड टेक्निक। तो क्या होता है कि अपने खेत में हम क्या करते हैं, फसल की बुआई से पहले हम पानी भर देते हैं और पानी भर के छोड़ देते हैं। अब क्या होगा, कुछ दिन के बाद वेड उगेंगे और उनकी वृद्धि होगी, और जब वृद्धि पूरी तरीके से हो जाए तो या तो उसको हम क्या करेंगे, जुताई कर देंगे, या उस पर कोई नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड जो है वो जैसे पैराक्वाइड, डाइक्वाइड वगैरह छिड़क देंगे, ग्लाइफोसेट वगैरह। तो क्या होगा, वो सारे के सारे जितने वीड ग्रो कर गए थे वो खत्म हो जाएंगे और फिर हम उसकी बुआई करेंगे अपनी फसल की, जिससे क्या होगा। तो ये आपको स्टेल सीड वेड टेक्निक पता चल गई ना क्या होती है, तो मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। क्रॉप रोटेशन है कि मतलब बदल बदल कर फसल को बोना, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। समर प्लॉइंग है, ठीक है, गर्मी की गहरी जुताई हो गई। कम्पिटिटिव क्रॉपिंग हो गया, क्लीन कल्टीवेशन हो गया, सुटेबल टाइम एंड मेथड हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं कल्चरल मेथड में आते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं मैकेनिकल या फिजिकल मेथड की बात, ठीक है। यांत्रिक रूप से या हाथों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा रोकना क्या कहलाता है, मैकेनिकल या फिजिकल मेथड। इसमें हम किसी यंत्र की सहायता जरूर लेंगे। जैसे कह रहे हैं हैंड वीडिंग, हाथ से भैया कर दो, मतलब निराई गुड़ाई कर दो। 2 से 4 करते हैं हम हैंड वीडिंग, और ये 15 से 20 दिन पे पहली वाली होती है, और इसी अंतर पर हम 2 से 4 जो है हैंड वीडिंग करते हैं खुरपी के द्वारा या निराई गुड़ाई करते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ड्रेजिंग। अब ड्रेजिंग क्या है, रिमूव अलोंग विद रूट्स, भैया पूरा पौधा जड़ समेत उखाड़ दो, उसको ड्रेजिंग बोल रहे हैं, ठीक है। चैनिंग क्या होती है, अब कोई चैन ली और जो एक्वाटिक वीड्स हैं हमारे से, तुम्हारा जलकुंभी हो गया जिसको हम बोलते हैं वाटर हियासिंथ बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, और बॉटनिकल नेम नहीं याद आ रहा है मुझे उसका, वाटर हियासिंथ, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, चैनिंग करते हैं, ठीक है। चैनिंग करेंगे, किसमें करेंगे, फ्लोटिंग एक्वाटिक, जो जल में तैरते हुए वीड्स होते हैं उनके लिए हम चैनिंग विधि का यूज़ करते हैं। ड्रेजिंग आपको समझ में आ ही गया। चलिए हम बात करते हैं हैंड होइंग करते हैं, डिगिंग करते हैं, स्पडिंग करते हैं, टिलेज करते हैं, मूविंग है, फ्लडिंग है, क्रीपिंग, ये सब क्या है, ये मैकेनिकल या फिजिकल मेथड है। तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड में देखिए कि हम पैरासाइट हैं, प्रीडेटर्स हैं, पैथोजन है, मतलब कोई जीव यूज करेंगे, कोई जीवित चीज यूज करेंगे, तभी तो बायोलॉजिकल हो गया ना। किसी जीवित जंतु के द्वारा, जैसे पैरासाइट, प्रीडेटर्स, पैथोजन के द्वारा वीड्स को कंट्रोल करना बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है, ठीक है। जैसे पहले हम करेंगे इंसेक्ट के द्वारा, अब हम इंसेक्ट को प्रयोग कर रहे हैं। तो ये पहला जो प्रयास है 1920 में किया गया था लेंटाना कैमरा में, ठीक है। लेंटाना कैमरा क्या है, वीड है भैया। ये कहाँ से आया था, ऑस्ट्रेलिया से आया था। तो आपने जब क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो कैमरन ग्रीन है वो कहाँ का प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो लेंटाना कैमरा, कैमरन ग्रीन कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया। तो लेंटाना कैमरा कहाँ से आया था, इंडिया में, ये आया था ऑस्ट्रेलिया से। पहला अटैम्प्ट 1920 में हुआ था इसको रोकने का इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कह रहे हैं पहले में अर्जेंटीना में हुआ था, किसके द्वारा, डेक्टिलोपियस ओपेंशिया, डेक्टोलोपियस एपेंशिया इसके द्वारा भी, और कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, ये दोनों इंसेक्ट हैं, इनका नाम याद रख लेना कि कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम या डेक्टोलोपियस ओपेंशिया। किसको कंट्रोल करने में, ओपेंशिया या प्रिक्ली पियर। तो दोनों का नाम भी देखो, ये ओपेंशिया या प्रिक्ली पियर सेम रहेगा। तो आप लोग क्या करोगे, याद कर लोगे इसको कि ओपेंशिया प्रिक्ली पियर को किसके द्वारा कंट्रोल किया गया था, तो डेक्टोलोपियस ओपेंशिया या कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम के द्वारा अर्जेंटीना में इसको कंट्रोल किया गया था, क्योंकि ये इंसेक्ट है। दूसरा महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, देखो महाराष्ट्र तमिलनाडु में डेक्लोपियस, यही सेम वाला इंडिकस, और डेक्टोलोपियस टोमेंटस दोनों प्रजातियां हैं इसकी। तो ये महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में इसका प्रयोग किया गया। अब पार्थेनियम जो कांग्रेस घास है, इसमें इंसेक्ट को कैसे देखते हैं कि जैसे इसमें जाइगोग्रामा बाइकोलेरेटा, ये क्या है, ये लीफ वीटल है, मतलब पत्तियों को खाने वाला कीड़ा है। तो ये पार्थेनियम की पत्तियां खा जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है, पौधा मर जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक बार एजीटीए 2018 वाले में आया था,
पूछा था ना, पार्थेनियम कंट्रोल करने के किस कीट का यूज़ करते हैं, तो ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा का यूज़ करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एलिगेटर वीड में अल्टरनेथ्रा फ्लॉक्सीडोराइट और एक्वाटिक वीड में एगासिकल्स, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब देख लें फंजाई के द्वारा। अब फंजाई के द्वारा कैसे करना है, तो वाटर हियासिंथ इकोर्निया क्रिसाइपस, देखो उस समय नाम भूल गए थे हम जलकुंभी का, तो ये नाम है इकोर्निया क्रिसाइपस वाटर हियासिंथ। ये कहाँ से आई थी, ब्राज़ील से आई थी 1896 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई वाटर हियासिंथ इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ब्राज़ील से 1896 में आई थी। इसका नाम क्या है बॉटनिकल, इकोर्निया क्रिसाइपस है। तो फंजाई में कौन सा फंजाई, राइजोक्टोनिया ब्लाइट, ठीक है, और अल्टरनेरिया इकोर्निया, तो इसका नाम भी देखो इकोर्निया है, नाम में भी इकोर्निया आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों जो फंजाई हैं ये जलकुंभी या वाटर हियासिंथ को मारते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में तो अर्लीस्ट अटेम्प्ट जो था पंजाब में हुआ था 1937 में। वीट कौन था, कार्थेमस ऑक्सी कैंथा था, और दूसरा जिसमें केमिकल जो था वो था सोडियम आर्सेनेट। तो वीट कौन सा था, कार्थेमस ऑक्सी कैंथा, केमिकल कौन सा था, सोडियम आर्सेनाइड। पंजाब में 1937 में पहली बार केमिकल के द्वारा यानी पेस्टिसाइड के द्वारा इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, किसको, वीट को। ठीक है, फिर देखते हैं 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बाई मार्थ एंड मिचेल, यूएसए में 1944 में। क्वेश्चन आता है कि 2,4-D का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो मार्थ एंड मिचेल ने यूएसए में 1944 में, इंडिया में 2 साल के बाद 1946 में। अब ये क्वेश्चन डाउट वाला है, मैक्सिमम हर्बिसाइड किसमें, टी और कॉफ़ी में यूज होते हैं, लेकिन आई थिंक पैडी जो है सबसे ज़्यादा, पैडी में या कॉटन में। एक बार आप लोग कंफर्म करके मुझे बताना कि किसमें सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड, सॉरी पेस्टिसाइड कहता हूँ, हर्बिसाइड यूज होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड किसमें यूज होते हैं मुझे बताना कि टी या कॉफ़ी या पैडी में या ठीक है। तो आई थिंक ये डाउट आप अपन लोग क्लियर कर लेना। अब हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। देखिए एलिफेटिक्स आता है, पहला ग्रुप कौन सा है, एलिफेटिक ग्रुप है, ये वाला एलिफेटिक ग्रुप है, पढ़ा कर लिया जाए। ठीक है, एलिफेटिक ग्रुप है। एलिफेटिक्स में डेलापान, टीसीए। अब डेलापान तो एलिफेटिक्स, एलिफेंट का पाँव कैसा होता है, डेला पाँव कैसा होता है, बड़ा होता है, तो एलिफेटिक डेला पाँव। ठीक है, अमाइड्स, ब्यूटाक्लोर, एलाक्लोर, प्रोपेनिल, जितने भी क्लोर वाले हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अमाइड्स हैं। ठीक है, जितने भी क्लोर है वो सारे अमाइड्स हैं, तो उनमें अमाइड ग्रुप होता है। नेक्स्ट बाईपायरिडिलियम्स, तो बाईपायरिडिलियम्स में पैराक्वाट, डाइक्वाट। ठीक है, तो जितने भी बाईपायरिडिलियम्स हैं वो पैराक्वाट या डाइक्वाट में आते हैं। फिर नेक्स्ट है कार्बामेट्स। कार्बामेट्स यानी देखो मेट्स, कार्बामेट्स, क्लासमेट कैसे हैं, प्रो हैं मेरे, जितने भी क्लासमेट सारे प्रो हैं। ठीक है, प्रो फॉर्म ऐसे याद कर लेना। ठीक है, थायोकार्बामेट्स। अब जो इसमें थायो आया वो थायो वाले देख लो, थायो बेंथियो का इसमें थायो है, बेंथियो का इसमें थायो है। ठीक है, तो थायो वाले याद हो जाएंगे। फिर आता है डाई नाइट्रो एनिलिन्स। अब जिसमें लिन लग जाए, लिन, इसमें डाई नाइट्रोलिन्स, तो फ्लूक्लोरालिन, जिसको बेसालिन व्यापारिक नाम है जिसका। ठीक है, व्यापारिक नाम क्या है फ्लूक्लोरालिन का, बेसालिन है। अब पेंडामेथिलिन स्टाम्प बोलते हैं इसको, तो ये क्या है, डाई नाइट्रो एनिलिन, जिसमें लिन लग जाए। ओके, फिर क्या है, ट्राइएजिन्स। अब जिसमें जिन लग जाए, जैसे एट्राजिन, प्रोपाजिन, सिमाजिन। अब सिमाजिन किसमें, C4 प्लांट जैसे मक्का में यूज किया जाता है, तो आपको वो याद रखना चाहिए। ठीक है, मक्का में, गन्ना में सिमाजिन हर्बिसाइड यूज किया जाता है, एट्राजिन। अब यूरिएज। अब आल रॉन, जिसमें रॉन लग गया वो यूरिएज है, तो यू आ रहा ना, डाई यूरॉन, मोनियोरॉन, आइसोप्रोट्यूरॉन, तो यू भी आ रहा है यूरियस का और रॉन भी आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रख ले। डाई फिनाइल एथर्स, तो नाइट्रोफेन इसमें आता है, टोक 25 इसका व्यापारिक नाम है, किसका, नाइट्रोफेन का। चलिए अब देखते हैं कॉमन नेम और ट्रेड नेम, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे एलाक्लोर को लासो बोलते हैं, ब्यूटाक्लोर को मशेटी बोलते हैं, डायूरॉन को कार्मेक्स बोलते हैं, फ्लूक्लोराइन को बेसन, की इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ग्लाइफोसेट को राउंड अप बोलते हैं, इमेजाथापर को परसूट या हैमर बोलते हैं,
यहाँ पे आइसोप्रोटोरॉन को क्या बोलते हैं भैया, एरिलॉन बोलते हैं। लैक्टोफेन को कोबरा बोलते हैं। मेटालोक्लोर को डुआल। मेट्रीब्यूजिन को सिंकार, ये इंपॉर्टेंट, मेट्रीब्यूजिन को सिंकार बोलते हैं। मेट सल्फ्यूरान को बोलते हैं स्कार्ट या एली। नाइट्रोफोन को टॉक 25 बोलते हैं, ये बताया था मैंने। ऑक्सीफ्लोरान को गोल बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीफ्लोरोफेन गोल। अच्छा ये हो गया। अब देखो पैराक्वार्ट है तो इसको वीडॉल या साइक्लोन बोलते हैं। पेंडिमेथिलिन स्टॉम्प, अभी बताया था ना स्टॉम्प। अब क्या है, प्रोपेनिल स्टाम F14, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। जिनका नाम लंबा है उसमें उसका ये नाम जो होगा छोटा होगा, और जिसका ये वाला नाम जो है केमिकल नाम वो बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो ये वाला नाम क्या होगा, व्यापारी नाम बड़ा होगा, स्टाम F34। ठीक है। देखो सल्फोसल्फ्यूरान को क्या बोलते हैं, लीडर, इंपॉर्टेंट। ठीक है। बेंथियोकार्प को बुलेरो, बी दोनों में आ रहा है। 2,4-D को वीडार, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2,4-D वीडार या प्लांट गार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिलेक्टिविटी बेसिस के आधार पे हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से वीडीसाइड्स होते हैं। जैसे सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या है, तो वो सिलेक्टिव वाले क्या है, जो कि एक हमारी फसल को छोड़कर बाकी जितने भी वीड हैं उनको मार दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फसल को भी मार दे रहे हैं, नहीं, फसल को नहीं मारेंगे, जो वीड दिखेगा भाई ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, यानी सिलेक्टिव। ठीक है। तो सिमाजीन, एट्राजीन, 2,4-D, ब्यूटालाक्लोर, MCPA, पेंडामेथिलिन, फ्लूक्लोरालिन, तो ये बार बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये रेट जाएंगे। तो सिमाजीन, 2,4-D, ये तो याद ही कर लो, ब्यूटाक्लोर। और नॉन सिलेक्टिव ऐसे डाल दिया तो सबको मार डालना, चाहे फसल हो चाहे कुछ हो भैया, उससे मतलब नहीं है कि तुम्हारी फसल है या वीड है, उन्हें दोनों को मारना है। तो नॉन सिलेक्टिव, किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो सबको मार देंगे। ठीक है। देखेंगे ट्रांसलोकेशन के बेस के आधार पर ये कितने तरीके के होते हैं। ट्रांसलोकेशन मतलब कि वो पौधे में कहाँ पर अपना असर दिखाते हैं। जैसे सिस्टमेटिक हर्बिसाइड, जैसे पूरे पौधे जैसे हर्बिसाइड है उसके पूरे जिस्म में, जिस्म बोल रहा हूँ, बॉडी में जो है वो फैल जाए, वो कहते हैं सिस्टमेटिक हर्बिसाइड। प्रोपेनिल, 2,4-D, एट्राजिन, सिमाजिन। कॉन्टेक्ट मतलब केवल बाहर बाहर रहे उसके, जैसे जहाँ पर वो स्प्रे हुई है तो वीड के जैसे पत्तियों पे पड़ा तो पत्तियों पर ही असर दिखाएगा। जैसे पैराक्वाट और डाइक्वाट, ये दोनों याद कर लेना, PD। ठीक है। ऑन टाइम एप्लीकेशन, तो टाइम जो एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं, पौधे के किस स्टेज पे कर रहे हैं, उसके आधार पर ये 3 तरीके के होते हैं। जैसे प्री प्लांट, प्री प्लांट मतलब क्या हुआ, पौधा जैसे आपने फसल लगाई है, बुआई करी है उससे पहले ही, जैसे फ्लूक्लोरालिन, एलाक्लोर, तो ये प्री प्लांट हो गया। अब प्री इमरजेंस का मतलब क्या हो गया कि खरपतवार के निकलने से पहले ही आप क्या करें, आप हर्बिसाइड का यूज कर दें। जैसे ब्यूटाक्लोर तो आएगा नहीं आएगा इसमें, हाँ ब्यूटाक्लोर भी कह सकते हो आप, कि धान में से आपने रुपाई कर दी, अब शुरू में 1-2 दिन तक आपने देखा कि उसमें खरपतवार नहीं है तो आपने क्या किया, ब्यूटाक्लोर डाल दिया, यानी मशेटी का प्रयोग कर दिया ब्यूटाक्लोर का, तो वो क्या होगा भाई, प्री इमरजेंस कहलाएगा। भाई निकला थोड़ी है, प्री इमरजेंस मतलब निकलने से पहले की अवस्था, किसके, खरपतवार के। तीसरा पोस्ट इमरजेंस, अब निकल आए हैं तो देख लेते हैं भैया, अब तुम निकल आए तो भी देख ले, 2,4-D। अब ये क्या करेंगे, 30 से 35 दिन के बाद यूज़ करेंगे इसको, जब निकल आए खरपतवार बढ़िया से। प्रोपेनिल है, डाइक्वाट है, पैराक्वाट है, ये कैसे हैं, पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट मतलब बाद में, इमरजेंस मतलब निकलना, निकलने के बाद इनको प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्वाटिक एप्लीकेशन की, जो कि कॉपर सल्फेट है और 2,4-D है। कैसे इनको एक्वाटिक एप्लीकेशन यानी पानी में प्रयोग करते हैं। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, अगर कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक आप मिलाकर प्रयोग करेंगे हर्बिसाइड तो ये इनका एक दूसरे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी ये दूसरे के असर को कम कर देंगे। ठीक है। इससे डेलापान और एट्राजिन मिलाकर, TCA और 2,4-D मिलाकर, TCA MCPA मिलाकर, तो ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में पाया जाता है। ठीक है। अब फुल फॉर्म दे रखे हैं किसी किसी की, तो देख लीजिएगा। ये 2,4-D की क्या होती है, 2,4-DB, 2,4,5-T, TCA MCPA, इसमें से 2,4-D की देख लेना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली देख लेना। ठीक है। दूसरा TCA और MCPA की देख लेना। ठीक है। बाकी ये आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये देखिए क्या लिखा है, NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, कहाँ है, जबलपुर में 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। फर्स्ट डायरेक्टर इसके कौन थे, डॉक्टर विष्णु मोहन वाहन थे। अच्छा, लास्ट में देख लीजिए ये बचा है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, AI, जिसमें लिखा हो ना, बहुत से आप रसायन देखते होंगे तो उसमें AI लिखा होता है। देखिए केमिकल इन कमर्शियली प्रोडक्ट दैट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हर्बिसाइडल एक्टिविटी, मतलब आपने एक बोतल ली है हर्बिसाइड की तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट लिखा है
15%। तो मतलब 1 लीटर है लेकिन लिखा 15%, तो वो 15% केवल जो है वो आपका काम का रसायन है, यानी वही रिस्पॉन्सिबल है हर्बिसाइड को, सॉरी वीट को रोकने के लिए। देख लिया कि एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, मतलब जो हर्बिसाइड है उसमें से जो हमारे काम का रसायन है उसको हम बोलते हैं एआई, यानी वही जो है वो वीड्स को मारता है, नष्ट करता है। ठीक है, तो इसका क्या लिखा है, फार्मूला कुछ लिखा है, देखिए ये कह रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट टू बी रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड डोज इनटू 100 और अपॉन एआई। तो ये फार्मूला याद कर लें, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो वहाँ पे। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि कितनी रिक्वायरमेंट है, तो आपको रिकमेंडेड डोज पता है, दे रखी है, एआई दे रखा है, 100 दे रखा है, तो आप ये निकाल लेंगे। इसमें से आपको 2 चीज़ें दे रखी हैं, तो तीसरी चीज़ ऑटोमेटिक आप निकाल लेंगे। अब क्या है, एआई की तरह एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह होता है एसिड इक्विवेलेंट। ये क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ साल्ट एंड एस्टर इंस्टीड ऑफ एसिड फॉर्म। जैसे कहना है कि कुछ हर्बिसाइड ऐसे होते हैं जो ईस्टर और सॉल्ट के रूप में मतलब बेचे जाते हैं। जैसे मोस्टली तो एसिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं सॉल्ट और एस्टर के रूप में, जैसे 2,4-D। तो 2,4-D क्या है, सॉल्ट और एस्टर के रूप में वो मतलब बेचा जाता है। तो होता क्या है कि इसमें जो आपका जो एआई है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो क्या होता है, वो सॉल्ट और एस्टर से मिलकर बना होता है, लेकिन उसमें कुछ पार्ट जो होता है जो काम का है वो जो होता है वो एसिड फॉर्म में ही होता है। जैसे मान लीजिए ये 20% एसिड इक्विवेलेंट AE लिखा हुआ है 2,4-D पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 20% में हो सकता है 5% जो है वो आपका काम का जो एआई बोल रहा हूँ, एक्टिव इंग्रेडिएंट, समझ जाइए आप। तो ये इसमें एसिड फॉर्म में होगा, लेकिन 15% जो होगा वो सॉल्ट और एस्टर होगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि एआई में और एई में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर होंगे। इसी तरीके की हमारी अच्छी क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर एग्रीकल्चर को फॉलो करिए।